जय हिंद मेरे भाई, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों 25 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सीसेट में जितने भी मैथ्स और रीजनिंग आपका पूछा गया था, इन सारे चैप्टर को कवर करेंगे। अगर हम बात करें पेपर की लेवल कैसा रहा कंपेयर टू 2024, तो इसे आप कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड। मॉडरेट टू हार्ड आप इसलिए कह सकते हैं कि जो पिछली बार था पेपर बिल्कुल मॉडरेट था, उतना इजी भी नहीं था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, 2 से 4 क्वेश्चन ऐसा था जो कि थोड़ा सा टाइम टेकन था। और आप कोई सा भी एग्जाम देते हैं तो 2-4 क्वेश्चन रहता ही है टाइम टेकन के लिए। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखेंगे मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन को। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पूछा गया था प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं पर विचार कीजिए, उनमें से कितनी ऐसी संख्या है ये बताना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है 2, 3, 5, 7 और 9 में किसी भी एक से विभाज्य नहीं है। यानी शुरू से लेकर के 100 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 2, 3, 5, 7, 9 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, समझते हैं इसको। 2 से नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब वो संख्या 4 से, 6 से, 8 से, यानी जितने भी इवन नंबर है उनसे डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है। और यहाँ पे भी देखिएगा 3 है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, 5 भी है अभाज्य संख्या, 7 भी है। तो कहीं ना कहीं ये संख्या तब किससे डिवाइड होगी, फिर कहेंगे 11 से, उसके बाद 13 से, उसके बाद आपका 17 से। यानी अभाज्य संख्या से विभाज्य होगी केवल 2, 3, 5, 7 को छोड़ करके। तो आपको पता होगा दोस्त कि 1 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी है, 25 है। ठीक है, जब 25 है यहां पे आप देखेंगे ऑलरेडी जो है 4 अभाज्य संख्या आ चुकी है। तो इसमें से जब 4 माइनस होगा तो कितनी अभाज्य संख्या से भाज्य होगी, 21 से। कितनी से होगी, 21 से होगी। और यहां पे ऑप्शन 21 भी है, लेकिन एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि यहां पे 1 के बारे में नहीं बताया गया है, यानी वह संख्या 1 से भी भाज्य होगी। तो 21 और प्लस का 1 कितने हो जाएंगे, नंबर 22। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 22। सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले की क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला यहां पे दिया गया था कि ये वैल्यू दे रखा था और आपसे पूछा गया था x प्लस वाई के मैक्सिमम वैल्यू महत्तम मान का x माइनस वाई के न्यूनतम मान से क्या अनुपात होनी चाहिए। रेशियो पूछा गया है x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू और x माइनस वाई के न्यूनतम वैल्यू का। और यहाँ पे कंडीशन दिया गया है जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो 4 से छोटी होनी चाहिए या 4 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू x की कितनी दे रखी है, 8। क्या चाहिए, x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई की रेशियो। तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8 है, प्लस y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7 है। तो यहां पे हम लोग 7 ले लेंगे। ठीक है, अब एक जो कंडीशन है वो नीचे में खेला हुआ है। यहां पे कहा गया है x माइनस वाई के न्यूनतम मान से। अब न्यूनतम क्या होता है, मिनिमम वैल्यू, 0 से भी छोटा, आप माइनस में जा सकते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे है। तो किसी भी नंबर को हम मिनिमम कैसे बनाएंगे, ये देखिए। जब हम x की वैल्यू सबसे कम लेंगे और y की वैल्यू सबसे ज़्यादा लेंगे तभी हम मिनिमम बना सकते हैं। तो यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 माइनस, अब y की हम क्या लेंगे, मैक्सिमम इसलिए लेंगे जब माइनस करेंगे ताकि जो नंबर आएगा वो बिल्कुल मिनिमम में जा सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की मैक्सिमम वैल्यू 7 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 7 15 बटे में 4 में से 7 चला गया -3। तो क्या मिलेगा यहाँ से, माइनस का 5 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। एक ऑप्शन हिंदी वाले क्वेश्चन में छूटा गया था और इंग्लिश में जो है दे रखा था 15/2, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, और बहुत ही अच्छा था। नंबर सिस्टम से अगर हम बात करें तो बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है भाई। देखिए यहाँ पे कहा गया था कि ये नंबर दे रखा है, n का महत्तम मान क्या होगा, n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। और ये जो संख्याएं हैं 35 के पावर n से डिविजिबल है, विभाज्य है। अब आप बताइए, जब 35 से विभाज्य है तो 35 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 7 × 5, 7 × 5। और एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे चाहिए मुझे n की वैल्यू, कितनी ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखिए 7 और ये 7 का क्यूब होता है, ठीक है, उसी तरीके से ये 7 की पावर 4 होता है, यानी जो 7 की संख्या होगी इसमें ज्यादा होगी, 7 की संख्या इसमें ज्यादा होगी। मुझे चाहिए 5 की संख्या, 5 की संख्या इसलिए चाहिए कि नंबर ऑफ डिविजिबल चाहिए, तो जहां जहां 7 होगा वहां वहां 5 होगा, तो मुझे कम से कम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू जो है मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे कि 7 तो सभी में है, अब इसमें देखना है 5 का मल्टीप्लाई और इसमें देखना है 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है। जो हमने बताया था कि जब 3 डिजिट में 0 रहे तो वहां पे क्या मिलता है मुझे, 5 का क्यूब, यानी यहां से जो मिलेगा आपको 3 × 5 मिलेगा, और इसमें जब डिवाइड करेंगे तो एक टाइम में 5 मिलेगा, एक टाइम में 5 मिलेगा, यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते थे 5 की पावर 1 गुना 5 की पावर 3। तो इस तरीके से जो 5 की पावर आपको मिलने वाला था वो यहाँ पे 4, तो 7 तो सभी में है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था n की वैल्यू, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगा 4, 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल सीरीज में दे रखा था 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और आपसे पूछा गया कि 489वां अंक क्या होगा, ठीक है। 489वां अंक जो आने वाला होगा वो क्या होगा, समझिएगा, देखिएगा कहां से दिया गया है, बिल्कुल 1 से शुरुआत से, और इस तरीके से ये चलता गया है। तो आप बता सकते हैं कि जब 1 से लेकर के हम लोग 9 तक जाते हैं तो कितनी डिजिट मिलती है, 9 ही मिलती है। ये सारे के नंबर 1 अंक का होता है, तो यहां से मुझे 9 अंक मिलता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें 10 से लेकर के 99 तक, 10 से लेकर के 99 तक, तो यहां से मुझे कितने अंक मिलेंगे, 90, कितने मिलेंगे, 90, और ये सारे नंबर 2 डिजिट का होगा, तो टोटल डिजिट यहां पे कितना हो जाएगा, 180। लेकिन हमें चाहिए 489 अंक, 489 अंक, और आ चुका है कितना, 189, 189 अब आ चुका है हम लोगों के पास, यानी 300 नंबर अभी मुझे और चाहिए, 300 नंबर और चाहिए। तो अब हम कहेंगे कि 100 से लेकर के 199 ये सभी 3 अंकों की संख्या होगी, और ये संख्या कितनी होगी, तो 100 होगी, कितनी होगी, 100 होगी, ठीक है मेरे भाई, यहां तक 100 होगी, और ये संख्याएं 3 अंकों की होगी, तो 300 नंबर भी मिल गया, और टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 489, 489, करेक्ट है। यहाँ तक हमसे पूछा गया 489वां अंक क्या होगा, तो जो लास्ट का अंक है हमारा वो यहाँ पे क्या है, 199, 199, ठीक है। लेकिन लास्ट का अंक पूछा गया भाई, तो ये वाले जो नंबर है ना हमारा, ये 489वां अंक है, 489वां अंक है, तो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 9, क्या हो जाएगा, 9। अगर यही चीजें आपसे पूछा जाता कि 488वां अंक क्या होगा, 488वां अंक क्या होगा, 488वां अंक क्या होगा, तो ये हमारा 489 है, तो ये क्या हो जाएगा, 488, तो इसका भी आंसर आपको 9 मिलने वाला था। अगर आपसे पूछा जाता 487 अंक बताइए क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, एक जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा 487वां अंक। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 486वां अंक यहाँ पे क्या होगा,
सभी मेरे भाई जो है कमेंट करके बताएंगे कि 486वां अंक क्या मिलने वाला है, कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे 9। डी विल बी द करेक्ट आंसर। जो भी मेरे भाई मेरे साथी डी को क्लिक किए हैं बिल्कुल सही किए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला बिल्कुल बेहतरीन है, रिमाइंडर थ्योरम से दिया गया था। 9 की पावर 3 है, 9 की पावर 4 है, इस क्रम में चलते हुए यहाँ पे दिया गया है 9 की पावर 100 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर पूछा गया है। अब बताइए 6 से नंबर को भाग करना है तो आप कहेंगे सर 2 इंटू में 3 का मल्टीप्लाई 6 होता है। ठीक है, यानी वो संख्या 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 6 से होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई सारे नंबर जो है 9 के पावर के रूप में है, और आपको पता है 9 के पावर अगर ऑड रहती है तो वो संख्या 9 से कटती ही कटती है। अगर 9 के पावर इवन है तो 3 से तो जाएगी ही और वो 2 से भी चली जाएगी। समझिएगा, जितने भी 9 के पावर में ओड है ये सारे संख्याएं 3 से कट हो जाएगी, 3 से कट हो जाएगी तो रिमाइंडर मिलेगा 0। अब जब 9 की पावर 4 है तो ये 3 से तो जाएगा ही, यानी अगर सम वाला जो चीज आता है तो उसे आप 2 से काट लेंगे, जो ऑड वाला चीज आ रहा है उसे आप 3 से काट लेंगे, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा यहाँ पे 0। क्या मिलेगा 0। 0 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट। जो भी मेरे भाई मेरे साथी ए को क्लिक किए थे बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव होते हैं। अगला देखिए, बहुत ही बेहतरीन शानदार सा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, एन स्क्वायर की वैल्यू दे रखा था और ये लगातार दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ से क्या हो गया है रिवर्स हो गया है। तो भाई आप जानते होंगे कि अगर हम लोग 11 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलता है 121। जब यहाँ डिजिट रिपीट कर रहा था 1 का तो 1 2 1, उसी तरीके से जैसे अगर हम 111 का स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है 1 2 3, अब यहाँ से यह रिपीट करना हो जाता है रिवर्स में, तो 2 1। सेम चीज़ें यहाँ पे कहा गया है। 1 से लेके आप ध्यान से देखेंगे तो 1 से लेकर के यहाँ पे 9 तक का नंबर दिया गया है। 9 तक का नंबर दिया गया, यानी आप 11 को कितनी बार लिख सकते थे 1 को 9 बार। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि संख्या n में कितने अंक होंगे, तो कितने अंक होंगे 1 9 टाइम्स, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 9। n की वैल्यू क्या हो जाएगा 9। हालांकि एक तरीका आप और भी सोच सकते थे, कैसे, इसे देखिएगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चीजें अगर हम यहां से स्क्वायर को हटाएं तो हम कहेंगे कि ये हमारा रूट में रहेगा। ठीक है, अब हम यहां पे मान लेते हैं 1 है, अब 1 के बाद जितने भी डिजिट हैं सभी को 0 बना लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 0 होने वाले हैं, तो 16 का आधा 8, यानी ये जो हमें मिलने वाला था यहाँ पे 8 0, क्या मिलने वाला था 8 0। अब 1 यहाँ पे खुद है तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे 9, तो यहाँ से भी आप n की वैल्यू को 9 निकाल सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका यही है, जो रियलिटी है वो हमारा ये वाला है। क्लियर है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संख्याओं के n समुच्चय है जिनमें प्रत्येक में केवल 3 धन पूर्णांक है, जिनका एलसीएम दे रखा है, ठीक है, के बराबर है, और एचसीएफ जो है यहाँ पे 1 के बराबर है। ठीक है, एलसीएम दे रखा है मेरे भाई यहाँ पे कितना 1001, और ये किस नंबर का फैक्टर होता है, आप सभी ने नंबर सिस्टम में पढ़ रखा होगा, 7 11 और 13 का, और इन सभी का एचसीएफ क्या मिलता है भाई, एचसीएफ क्या मिलता है मेरे भाई 1 मिलता है। तो ये चीजें हमसे जानना चाहता है कि n का मान क्या होगा, ऐसे कितने फैक्टर बनाए जा सकते हैं जिसका एचसीएफ 1 मिलेगा और एलसीएम मुझे चाहिए 1001। तो आप कहेंगे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1001 इंटू में 11, यानी इस नंबर को हम बहुत ही बार रिपीट कर सकते हैं। कैसे 1 7 1001
1 77, ठीक है, इन्हीं तीनों नंबर से बनेगा, इन्हीं तीनों नंबर से क्या होगा, बनता हुआ चलेगा। 13 सत्ते 91। इन सभी का एलसीएम भी 1001 आएगा और एचसीएफ भी 1 आएगा। तो इस तरीके से जब आप निकालेंगे, देखो ना, बहुत ही फैक्टर निकलेगा, बहुत ही फैक्टर। देखिए, एक बार कभी इसका मल्टीप्लाई ले लेंगे, फिर 1 ले लिए, 1 सत्ते 77 ले लिए, और यहाँ पे 13 ले लिए। कभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 7 रखेंगे, फिर 1001 रखेंगे, 13 ले लिए। एचसीएफ भी 1 देगा और एलसीएम भी 1001 देगा। तो इस तरीके से आप 8 से भी कई ज़्यादा फैक्टर निकाल सकते हैं। जब परमुटेशन लगाएंगे इसमें, तो लगभग आप 216 जो है इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि n का मान बताइए, और ऑप्शन इतना चीज़ें दिया गया था। करेक्ट है यहाँ तक? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला है 1 से मल्टीप्लाई है 3, 5, 7, 9 और लास्ट में है 999 के गुणन में इकाई अंक बताइए, यूनिट डिजिट बताना है। देखिए भाई, जब भी यहाँ पे 5 रहता है, ठीक है, किसी भी सीरीज में अगर 5 है, 5 का मल्टीप्लाई जब ऑड रहता है, 5 का मल्टीप्लाई जब ऑड रहता है तो क्या मिलता है मुझे? 5 ही मिलता है यूनिट डिजिट। अगर 5 का मल्टीप्लाई इवन से हो तब हमें यूनिट डिजिट क्या मिलता है? 0 मिलता है, ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ पे क्या दिया गया है? कहीं भी एक भी जगह पे इवन नंबर नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ 5 दिया गया है। तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर क्या हो जाता है? 5। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाता है? यूनिट डिजिट 5। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला है यहाँ पे, मान लीजिए P इक्वल टू दिया गया है 3 टाइम्स Q। कोई 3 अंकों की संख्या है P और 481 का महत्तम समापवर्तक क्या है, ये आपको बताना है। एचसीएफ आपसे पूछा गया है, समझिएगा। P को जो वैल्यू दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पे कितना दे रखा है? 3 टाइम्स में Q। 3 टाइम्स में क्या है? यहाँ पे Q है। और P और 481 का एचसीएफ पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 1 1 पुट करते हैं तो 1 1 1 किसका मल्टीप्लाई होता है? 37 का होता है। अगर आप 2 2 भी रख लेंगे ना, इस तरीके से अगर सीरीज को बनाते हुए चलेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है, सभी का सभी जो है 37 का ही मल्टीप्लाई है, ठीक है। 37 का ही सभी क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो यहां से क्या निकलेगा? 37 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देख लेंगे कि जो 481 है, क्या यह संख्या 37 से कटती है? अगर 37 से कट गई तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 37 ही हो जाएगा। देख लेते हैं, 481 है, ठीक है। 481 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 37 मल्टीप्लाई जब 13 करेंगे तो यहाँ पे आपको 481 ही मिलेगा, ठीक है। तो दोनों जगह 37 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या बनने वाला है आपका? 37। करेक्ट है भाई। चलिए आगे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका। एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन, अच्छा ये कथन निष्कर्ष वाला है। यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग प्रश्न देख लेते हैं क्या कहा गया है। ऐसी एक अंक की लघुत्तम संख्या क्या है जिसमें ठीक ठीक 4 गुणनखंड है, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया गया है सिर्फ और सिर्फ एक अंक वाली संख्या की लघुत्तम। तो एक अंक वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक। अब ऐसे इसमें कितनी संख्याएं हैं जिसका 4 फैक्टर होता है? तो ऐसे इसमें कितनी संख्याएं होंगे जिसके 4 फैक्टर होंगे? तो एक तो 4 नहीं होगा, आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा। और कौन सी संख्या हो सकती है? 8 भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, और फिर आपका यहाँ पे 4 से जाएगा, और एक 8 से जाएगा। और ऐसी कोई संख्या नहीं है एक अंकों की जिसका एलसीएम क्या हो, जिसके 4 फैक्टर हो, ठीक है। अब हम लोग कथन पे चलते हैं। इनमें से एक गुणनखंड 2 है क्या? देख लेते हैं। इनमें से एक गुणनखंड क्या 2 है? इनमें से एक गुणनखंड दोनों जगह 2 है, बिल्कुल सही है, पहला तो सही है। उसके बाद कहता है कि इनमें से एक गुणनखंड 3 है क्या? अब पहले में तो है लेकिन दूसरे में नहीं है। जब दूसरे में नहीं है तो इस कथन को हम लोग कह सकते थे सिर्फ और सिर्फ 6 के लिए अगर यहाँ पे कहा जाता तो पहला भी हम लोग सही मानते, लेकिन दूसरे में यहाँ पे नहीं है
तो दूसरा तो हमारा अभी यहाँ पे गलत है। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को भी देखते हुए चलेंगे। ऑप्शंस में कहा गया इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी एक का अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है। नहीं, उपयोग करके तो हम लोग नहीं दे सकते हैं, सीधा सीधा निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, बिना उपयोग किए भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा कहता है इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में से किसी का भी अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है। नहीं, ये भी नहीं है, यानी इसका हो जाएगा यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी का उपयोग किए बिना दिया जा सकता है। ना तो हम इसका उपयोग करेंगे ना तो हम इसका उपयोग करेंगे, तो इस प्रश्न का बिना उपयोग, कथन का बिना उपयोग किए हुए आंसर हम लोग दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया। एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद, अच्छा ये भी कथन निष्कर्ष का है। यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है वो आप यहाँ पे है p प्लस क्यू की पावर 2 माइनस 4p/q ये दिया गया है, और कहा गया है कि p q धन पूर्णांक संख्याएं हैं, बाकी चीजें कथन दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p/q माइनस का 4p/q। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2p/q, और ये किसका फॉर्मूला होता है, माइनस में हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये आ गया आपका फाइनल। अब यहाँ पे कहा गया है कि p जो है q से छोटा है, p जो है यहाँ पे क्या q से छोटा है। अब एक बात बताइए आप लोग, p बड़ा भी हो सकता है, p छोटा भी हो सकता है q से, उसी तरीके से q बड़ा भी हो सकता है p से और q छोटा भी हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और जब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, अगर वह माइनस में होगा तो वो प्लस में आ ही जाएगा, पॉजिटिव मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कहा गया इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है या फिर किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग करके नहीं दिया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ ये तो हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला, क्या इन सभी चीज़ों का ज़रूरत पड़ा, p और q का, ठीक है, क्या इन सभी चीज़ों का ज़रूरत पड़ा? तो इस प्रश्न का भी यहाँ पे वही आंसर होने वाला है कि इस प्रश्नों का उत्तर इन कथनों में से किसी का उपयोग किए बिना भी दिया जा सकता है। लेकिन कई जगह पे बताया गया है कि इस प्रश्नों का उत्तर दोनों कथनों में से किसी का भी अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है, ऐसा बताया गया। तो भाई यहाँ पे एक ही कंडीशन हो सकता था, ठीक है, कि अगर यहाँ पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहा होता तभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला है यहाँ पे 20 नलों का समुच्चय है, सेट बनाया गया है। किसी टंकी के 70% भाग को 14 मिनट में भर सकता है। 10 नलों का दूसरा समुच्चय y है, 3/8वें भाग को 6 मिनट में भर सकता है। चलिए सेट्स बनाते हैं। देखिए यहाँ पे टाइम एंड वर्क से है और सेट को थोड़ा सा डाल करके कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया है, हालांकि कन्फ्यूज़न वाली बात इसमें है नहीं, समझिएगा। एक x सेट है, ठीक है, और इसमें 20 नल है। 70% भाग को भरने में 14 मिनट लगता है। 70% भाग को भरने में 14 मिनट लगता है, तो 100% भाग को भरने में 20 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 20 मिनट लगेगा। ठीक है भाई। अगला यहाँ पे 10 नलों का दूसरा सेट है y। y जो है यहाँ पे 10 नलों का सेट है, ठीक है, 10 नलों का सेट है। 3/8वें भाग को भरने में 6 मिनट लगता है। 3/8वें भाग को भरने में 6 मिनट लगता है, तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, तो पूरा भरने में इसको यहाँ पे कितना लग जाएगा? 16 मिनट। कितना लग जाएगा? 16 मिनट। चलिए आगे कहता है कि जो तीसरा यहाँ पे सेट है z, उस टंकी के आधे भाग को 20 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे तीसरा z है ये क्या करता है, इसमें कितने हैं? अच्छा, इसमें क्या है कि उस टंकी को आधे भाग को 20 मिनट में खाली कर सकता है। जो z है यहाँ पे इसने सिर्फ इतना बताया है कि इस टंकी को 20 मिनट में क्या करते हैं? आधे भाग को खाली कर देते हैं। जब आधे भाग को 20 मिनट में खाली करते हैं तो पूरे भाग को कितने में कर लेंगे?
40 में। ठीक है, अच्छा इस सेट में कितने थे? इस सेट में कितने थे? 16। 16 नल थे, 16। चलिए अब आगे देखिए क्या कहा गया, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई, समझिएगा बिल्कुल आसानी से। आगे कहता है कि यदि समुच्चय x के आधे नल बंद है, आधे नल जो है यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे बंद है, ठीक है, बंद है, तो नलों की संख्या तो 20 है, तो आधा कितना हो जाएगा? 10। जब पूरा भरने में 20 नलों को खोलते हैं तो 20 मिनट लगता है। अब नलों की संख्या को हमने आधा कर दिया, तो सिंपल सी बात है टाइम ज़्यादा लेगा। तो पहले 20 मिनट लेता था, अब कितना लेगा? अब लेगा ये 40 मिनट, क्योंकि नलों की संख्या आधा हो गया है। उसी तरीके से आगे, उसी तरीके से आगे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि समुच्चय y के केवल आधे नल खुले हैं, समुच्चय y के भी आधे ही नल खुले हैं, नलों की संख्या यहाँ पे 10 है, अब हो गया 5, तो जो 16 लेता था अब यहाँ पे कितना लेगा? यह 32 मिनट। उसी तरीके से अब यहाँ पे कहा गया और समुच्चय z के सभी नल खुले हुए हैं, सभी नल खुले हुए, तो 40 मिनट में ये क्या करते हैं? खाली करते हैं। ये हमारा यहाँ पे नेगेटिव वाला था, ठीक है, ये खाली करने का काम करता है। अब कहा गया कि तो उस टंकी के 50% भाग को भरने में कितना समय लगेगा, यानी उस टंकी के आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए पहले देख लेते हैं, यहाँ पे 40 है, 32 है, और यहाँ पे कितना है? फिर से 40 है। तो ये दोनों तो भरने का काम कर रहा है, जब दोनों भरने का काम कर रहा है तो कितना भर रहा है? 72, और खाली कितना कर रहा है? 40। कितना खाली कर रहा है? 40। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? 32। 32 क्या करेगा? भरेगा, क्योंकि ये ज़्यादा भरा जा रहा है और ये खाली हो जा रहा है, तो इतना हमारा क्या कर जा रहा है? भरा जा रहा है, ठीक है, भरा जा रहा है। लेकिन ये काम क्या हो जा रहा है? पूरा। लेकिन हमको चाहिए आधे भाग को, जब आधे भाग को करेंगे तो समय क्या लगेगा? 16 मिनट। क्या लगेगा? 16 मिनट इस प्रश्न का राइट आंसर। डी विल बी द करेक्ट आंसर, 16 मिनट करेक्ट है भाई। चले आगे, चलिए अगला टाइम एंड वर्क से पूछा गया कि x जो है किसी काम का 1/3 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है। जब 1/3 भाग 6 दिनों में पूरा करते हैं तो पूरा कितने दिनों में करेंगे? 18 दिनों में। और y उसी काम का 1/3 भाग 8 दिनों में, 1/3 भाग 8 दिनों में, तो पूरा कितने दिनों में करेंगे? 24 दिनों में, ठीक है भाई। और z काम का 3/4 भाग 12 दिनों में, देखेंगे 3/4 जो भाग है यह 12 दिनों में करते हैं, तो 3 चौका 12 और 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 16, यानी z जो है इसको 16 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। कितने दिनों में? 16 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। 18, 24 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 144। 144 क्या हो गया? टोटल वर्क। यानी x क्या करेगा? x का जो यूनिट निकलेगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 9। यहाँ तक क्लियर है। अब कहता है कि सभी एक साथ मिलकर n दिनों तक काम करता है, तब x और z काम छोड़ देते हैं और अकेले y शेष काम को 8 सही 2/3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यानी y जो है, जो बचा हुआ काम था, कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं? 8 या 24, 24 + 2 26/3 दिन में, 26/3 दिन में शेष काम को कंप्लीट करते हैं y। भाई साहब y एक दिन में कितना करता है? 6 करता है, तो इतने दिनों में कितना काम किया होगा? 6 से मल्टीप्लाई। एक दिन में 6 करता है तो इतने दिन में कितना काम किया गया होगा? 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ से मिलेगा 2 और 26 दूनी 52, यानी उसने शेष 52 काम को कंप्लीट किया है। जब शेष 52 काम को कंप्लीट किया है, अब काम था 144, 144 में से शेष काम 52 को y ने कंप्लीट किया, तो इसका मतलब है कि 144 में से जब हम लोग 52 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 92। ये काम जो है कौन कौन? ये सभी मिल करके कर रहे होंगे, x, y और z सभी मिल करके कितना काम किए होंगे? 92। सभी का यूनिट कितना है? 8, 6, 14, ठीक है, 14 और 9 यहाँ पे 23 हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। तो जब 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 चौका 92 होता है, यानी कि 4 डेज में क्या होगा? ये लोग सभी साथ होंगे शुरुआती के 4 दिन तक, और यही आपसे पूछा गया था। क्लियर है?
4 यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन पूछा गया था, परसेंटेज से है कि कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि होने के कारण पेट्रोल की कीमतें 10% बढ़ गई। कीमत वृद्धि से पहले पेट्रोल की कीमत 90 रुपया प्रति लीटर थी। कोई व्यक्ति प्रति माह 2200 किलोमीटर की यात्रा करता है। कोई व्यक्ति रहा होगा जो हर महीने 2200 किलोमीटर वो घूमता है, ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे है। और अब क्या हो गया, पेट्रोल में 10% रेट बढ़ गई और उसकी कार जो है 16 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देता है। माइलेज कहने का मतलब हो गया कि जब वो 16 किलोमीटर चलता है तो 1 लीटर उसका तेल यहाँ पे जलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया, यदि वह अपना खर्च पिछले स्तर पर बनाए रखना चाहता है, उसे अपनी यात्रा में कितने किलोमीटर की कमी करनी चाहिए। ऐसे प्रश्नों को मेरे भाई 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला तरीका तो यही है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिएगा कि कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि होने के कारण पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई है, ठीक है, और 90 रुपया प्रति लीटर थी। 10% वृद्धि हो गई है, यानी 10 से क्या हो जाएगा, हो चुका है यहाँ पे 11। 10 से क्या हो चुका है, 11। लेकिन वह चाहता है कि हम पहले वाला खर्च में ही चले, पहले वाला ही खर्च में चले, तो आपको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। यानी ये चीजें हो गया है 11 से 10, 11 से 10, तभी तो दोनों जगह बराबर हो सकती है खर्च, ठीक है, 11 से 10। अब यहाँ पे कहा गया है कि अब जो है वो पहले जो है 2200 किलोमीटर चलता था, यानी ये जो 11 यूनिट की वैल्यू है ये आपको दे रखा था 2200। 11 यूनिट की वैल्यू जो है 2200, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 200। मुझे चाहिए अब प्रेजेंट वाला, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी अब जो चलेगा वह व्यक्ति कितना चलेगा, 2000 किलोमीटर। पहले चलता था 2200, अब चल रहा है 2000, तो कमी कितने का आ चुका है, 200 किलोमीटर का। 200 किलोमीटर का यहाँ पे क्या आ चुका है, कमी आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्या पूछा गया है यहाँ पे कि 3 संख्याएं हैं, पी, क्यू और आर का औसत के दे रखा है। पी औसत से उतना ही अधिक है जितना क्यू। चलिए समझते हैं। यहाँ पे मेरे भाई साहब ने सॉल्व भी किया है पेपर में। देखिए पी है, प्लस है, क्यू है, आर है, ठीक है, ये प्लस से चीज़ें लेकर के किया गया है। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे समझिएगा, पी है, क्यू है और आर है, इन सभी का एवरेज दे रखा है के। कितना दे रखा है, के। 1 मिनट, क्या दे रखा था, के, ठीक है। अब समझिएगा, कहा गया कि P जो है औसत से उतना ही अधिक है जितना Q औसत से कम है। यानी ये जो P है ना भाई, K से उतना ही अधिक है जितना Q जो है K से कम है। अगर हम यहाँ पे P के बारे में बोले कि K से K+1 है, यानी 1 अधिक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, K-1। क्या हो जाएगा, K-1। यहाँ तक सहमत है। अगर 1 अधिक है P तो 1 कम है, क्यों, उतना ही अधिक है उतना ही कम है। लेकिन एवरेज जो है यहाँ पे के है। अब बताइएगा कि मुझे एवरेज के चाहिए, इन तीनों का एवरेज के चाहिए, यानी आर के जगह पे के ही रहा होगा, आर के जगह पे के ही रहा होगा। प्लस का प्लस खत्म हो जाएगा, 3 के डिवाइड 3 से करेंगे तो के ही मिलेगा एवरेज। और यही चीज़ आपसे पूछा गया था कि आर का मान क्या हो जाएगा, तो आर का मान यहाँ पे के हो जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन सा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। n धन पूर्णांक संख्या है, तो 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n को 4 से भाग देने पर उनके भिन्न शेषफलों की संख्या बताना है। टाइप्स ऑफ रिमाइंडर बताना है, कितने प्रकार के शेषफल हैं ये बताना है। और डिवाइड किससे किया जा रहा है, 4 से। और संख्या क्या दिया गया है, कंडीशन 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n बटे यहाँ पे 4, ठीक है। 1 पे हम लोग कितना भी नंबर रख लेंगे तो मुझे 1 ही मिलेगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 की पावर n है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से रखना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, देख लेंगे, फिर रिपीट करेगा तो यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि भिन्न शेषफलों की संख्या पूछा गया है। देखिए 1 हो गया प्लस, अगर हम लोग पहला रखते हैं 1 की पावर n की जगह पे, अगर हम लोग 1 रखते हैं तो यहाँ से मिलेगा 2 और बटे 4,
तो यहाँ से मुझे मिलेगा 3/4, जो कि रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 3। अगर हम लोग 2 रख लेते हैं तो 1 + 2 की पावर 2 4, और अपॉन में यहाँ पे क्या था 4, तो यहाँ से क्या मिलेगा 5/4, यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। 2 रिमाइंडर मिल चुका है अलग अलग। अब हम लोग n की जगह पे 3 रखते हैं, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 + 1 9, 8 + 1 9, 9/4, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। तो फिर इसको लेने से फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि एक रिमाइंडर तो पहले मिल चुका है। अगर हम लोग 4 रखते हैं, 2 की पावर 16 + 1 17, फिर से ये चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट करेगी। यानी 1 और 3 यही 2 टाइप्स है जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 ऐसे 2 संभव है जो हम लोग निकाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला यहाँ पे पूछा गया था कि कोई ट्राम 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से एक ही दिशा में चल रहे दो व्यक्ति है। एक का स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये एवरेज स्पीड है उन दोनों व्यक्तियों का। कहता है एक्स और वाई से आगे निकलती है और उनको 8 सेकंड में, यानी पहला व्यक्ति को 8 सेकंड में और दूसरे को 9 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर जाती है। तो ट्राम की लंबाई पूछा गया है। समझिएगा भाई, जो ट्राम की लंबाई होगी यानी उसकी खुद की लंबाई होगी और उन्हीं दो व्यक्तियों के लिए उसकी दूरी भी होगी, और ट्राम की चाल जो होगी वो दोनों व्यक्तियों के लिए सेम ही रहा होगा। अब इसी स्पीड से चल रहा है तो उसको भी उसी स्पीड से पार करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग कंडीशन लागू करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इसका स्पीड मान लेते हैं कि x है, ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं x है, ठीक है। तो पहले व्यक्ति को क्या करते हैं 8 सेकंड में पार करते हैं और स्पीड कितना है 3 है, ठीक है। अब चल रहा है उसी के दिशा में, दिशा सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्पीड माइनस हो जाएगा। तो x - 3 चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी d को रख लेते हैं और समय कितना है पहले व्यक्ति को 8। उसी तरीके से दूसरे में रहा होगा x - 4 और चाल बराबर दूरी बटे समय, दूसरे को कितना में किया गया है 9 सेकंड में। ये सभी सेकंड में ध्यान रखिएगा और ये किलोमीटर पर आवर में है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, इसको आप चाहेंगे तो इसका जो स्पीड है इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या ट्राम की लंबाई चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, माइनस कर देंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा आउट हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा 1 की वैल्यू हो जाएगा, 1 की वैल्यू हो जाएगा d/8 प्लस d/9, और 1 क्या है यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो 5/18, और यहाँ से हो जाएगा 72, और 9 + 8 यहाँ से कितना हो जाएगा, अच्छा मैंने माइनस किया है ना तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा आपको 9d माइनस में से 8d, 18 चौका 72, 4 से चला गया, 5 चौका 20, 9 में से 8 चला गया, 1d, यानी d की वैल्यू आ चुका है, खत्म बात, ठीक है। यही चीज़ आपसे पूछा गया है, ट्राम की लंबाई 20 मीटर, करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वस्तु की कीमत पहले k% से बढ़ाई गई, फिर k% से घटाई गई, सक्सेसिव हुआ है, फिर से k% बढ़ाई गई और फिर से k% घटाई गई। यदि नई कीमत q है तो p और q के बीच में क्या रिलेशन है ये बताना है। चलिए पहले क्या किया गया, k% से बढ़ाया गया, यानी अगर हम यहाँ पे कहें 100 था तो अब कितना हो गया 100 + k, क्लियर है। उसके बाद फिर k% से घटाई गई, अगर पहले 100 है तो अब कितना हो गया 100 में से माइनस k, और फिर से k% घटाई गई तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 में से 100 माइनस k, ठीक है। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, और कहा गया कि पहले वाले को p से संबोधित करते हैं, ये हमारा p है, और दूसरे वाले को यानी जो बाद में आता है वो हमारा q है। a + b इंटू का a - b, ये हमारा हो जाएगा एक बार 100 का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर
100 माइनस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और एक बार हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस के, इतना तो है ही। फिर से हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और के का स्क्वायर तो है ही, यानी ये पूरा हो जाएगा 10 की पावर 4, और फिर यहाँ से 6 जुड़ेगा तो 2 0 इधर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 10 की पावर 8। 10 की पावर 8, ये हमारा ऑप्शन खत्म, ये हमारा ऑप्शन खत्म। एक ये बचा, एक ये बचा, ठीक है, और ये चीज़ें हमारे मिल चुका है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे है p प्लस क्यू प्लस आर के कितने संभव मान है जो 1/p प्लस 1/q प्लस, यानी इन तीनों को सेटिस्फाइड कराना है 1 के साथ। जहाँ p, q और r धन पूर्णांक संख्याएं हैं, ये सभी संतुष्ट करते हैं, उसका भिन्न होना आवश्यक नहीं है। मतलब सेम चीज़ें हो सकती है, जो वैल्यू p का है वही वैल्यू q का भी हो सकता है। तो एक ही कंडीशन में मिल सकता है। पहला तो हम लोग 1/3 रख सकते हैं, 1/3 और 1/3, यहाँ से हम लोग को एक मिल सकता है, सिंपल सी बात है ना। और फिर इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग 1/2 रख लेते हैं, ठीक है, 2 रख लेते हैं, हमें अगर 4 चाहिए एलसीएम, तो 1/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम लेंगे, 2 + 2 + 4, बिल्कुल ये भी हो जाएगा हमारा सेटिस्फाइड। एक 2 कंडीशन तो यहाँ से हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था क्योंकि आपको संतुष्ट भी कराना था। आगे देख लेते हैं, और 1/2 प्लस अगर यहाँ पे 1/3 रख ले तो 6, अगर 1/6 रखा जाए तो 6 मिलेगा, 3 + 2 5 + 1 6, ये भी हो जाएगा। और देख लेते हैं हम लोग 1/4, 4 रखेंगे तो फिर 3 12 नहीं होगा, 3 ही कंडीशन होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि आगे हमने देखा था कि 3 जो है इससे अधिक नहीं हो रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 ही होगा, ठीक है। आप निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ठोस घन के सभी फलकों के पीले रंग से रंगा गया है, तब इस घन को 60 छोटे किंतु बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा गया है कि कम से कम बार काटा जाए। निम्नलिखित कथन, अच्छा ये कथन वाला था। चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार यहाँ पे घन को देख लेते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार का घन है। अब यहाँ पे कहा गया है कि इसको 60 छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है, ठीक है, और कम से कम बार काटा जाए, कम से कम बार काटा जाए। तो 60 छोटे टुकड़ों में काटना है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, तीनों तरफ से काटना पड़ेगा, ठीक है, लंबाई की तरफ से, चौड़ाई की तरफ से, ऊंचाई की तरफ से। अब जब 60 है तो 60 हम एक ही तरीके से बना सकते हैं अभी, क्या, 3 4 और 5, 4 × 12, 12 × 5 = 60। एक तरफ 3 भाग काटो, एक तरफ 4 काटो, एक तरफ 5 से काट दो, 60 बार हो जाएगा, माने 60 छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि कम से कम बार काटा जाए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 सतह निकालना है, तो 3 सतह निकालना है तो कट तो मुझे 2 ही लगाना पड़ेगा, 2, इसमें कट कितना लगाना पड़ेगा, 2। उसी तरीके से जब 4 सतह चाहिए, 4 सतह चाहिए, मान लो इसमें 1 2 3 4 सतह चाहिए, तो कट तो आपको 3 ही लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से 5 चाहिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना चाहिए, 4। अब पहला कंडीशन यहाँ पे कहा गया था कि इस घन को न्यूनतम 9 बार काटा गया है, 4 3 7, 7 + 2 9, यानी पहला जो है हमारा यहाँ पे सही है। अब आगे कहता है उन छोटे टुकड़ों की जिनका कोई भी फलक रंगा नहीं है उसकी संख्या 6 है, ये चीज़ें पूछा गया है। अब बताइए, जब ये पूरा का पूरा रंगा गया है तो फ्रंट में तो साफ झलक रहा है, अगर हम 5 से लेते हैं तो 4 सतह गया तो 20, यानी सामने तो 20 दिख रहा है, और इसी के सामने उधर फ्रंट भी 20 दिखेगा, ठीक है। अब इधर वाला 4 सतह है, तो यानी 5 इधर से, 5 इधर से, 5 एक साइड मिलेगा, 5 एक साइड मिलेगा, ठीक है। अब बचा 2 वाला, तो ये बीच वाला जो बचेगा, ये वाला पोर्शन, यहाँ से 2 बचेगा, 2 आपका यहाँ से बच रहा है, यानी यहाँ से बच रहा है 4। ये सारे सतह रंगे हुए का निकल गया, ठीक है। 20 + 20 40, 10 50 4 54, 54 सतह यहाँ पे रंगा हुआ है। और टोटल कितने घन निकले थे, 60।
तो यानी कि 6 जो है हमारा यहाँ पे कम से कम ऐसी घन है जो रंगा हुआ नहीं निकला। ठीक है, तो दूसरा भी हमारा यहाँ पे क्या है, सही है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है देने के लिए आपके पास यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन था, सी विल बी द करेक्ट आंसर। 1 और 2 दोनों सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पी और क्यू एक जो है वृत्ताकार पथ पर चलते हैं। उन्होंने 5 बजे पर एक ही बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं कि 5 बज रहा है, एक व्यक्ति इधर भाग रहा है और एक व्यक्ति इधर भाग रहा है। ठीक है, पहला जो है पी यहाँ पे 5 चक्कर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है। जो पहला भाई साहब है वो क्या करता है, 5 चक्कर लगाता है 1 घंटे में। और दूसरा जो है यहाँ पे क्यू है, ये क्या करते हैं, 1 घंटे में 3 चक्कर लगाते हैं। ठीक है, वे 5, 20 और 7 बजे के बीच के कितनी बार एक दूसरे से मीटअप करेंगे, मिलेंगे। और दोनों विपरीत है तो चाल जुट जाएगी। यानी यहाँ से तो साफ साफ झलक रहा है कि 1 घंटे में जो है वह 5 + 3 8, यानी 8 बार तो मीटअप करेगा ही। लेकिन समझिएगा यहाँ पे 5, 20 और 7 के बीच कितने मिनट का गैप है, कितने मिनट का गैप है। तो यहाँ पे कितने मिनट का गैप है, 1 घंटे 40 मिनट का, 1 घंटे 40 मिनट का। अब इन्हीं दोनों के बीच पूछा गया है, 1 घंटे में तो 8 बार मिल ही जाएगा, अब 40 में, या फिर आप सीधा सीधा कह सकते हैं एक इसको भी मिनट में बदल लेते हैं। ठीक है, और 8 बार, कितनी बार, 8 बार, 8 की स्पीड से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से चला जाएगा 0 से 0 आउट, 6 कम 6, 6 और 4 10/6 इंटू में 8, 3 से 4 से 40/3, यानी 13 दशमलव समथिंग आएगा। अब 13 दशमलव समथिंग आएगा तो इसका मतलब फुल जो मिला होगा वो तो 13 बार में ही मिला होगा, मतलब 13 बार अच्छी तरीके से मिला होगा, और ये तो अधूरा ही रह चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 बार जो है दोनों भाई साहब यहाँ पे मिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला है, मान लीजिए पी और के दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार है कि पी स्क्वायर प्लस के भी एक अभाज्य संख्या है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कहा गया कि पी के और पी स्क्वायर प्लस के ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। लेकिन ये जो संख्या है वो यहाँ पे 30 से कम है। तो के संभव मानों की संख्या, तो के ऐसे कितनी संख्या हो सकती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहले p बराबर जो है, एक बार वैल्यू देख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके से अभाज्य संख्या है। और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे के में भी रखते हुए चलेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, चलिए पहला रखते हैं हम लोग, हमने इसमें रखते हुए चलेंगे और वह 30 से छोटा होना चाहिए। पी की जगह हमने 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, प्लस अब के की जगह हम लोग 2 रखेंगे, 4 + 2 6। ये अभाज्य संख्या नहीं है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। 30 से तो कम है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो हमारा खत्म हो गया। अब 3 को लेते हैं, 4 + 3 7, ये अभाज्य संख्या है, ये और 30 से भी कम है, एक तो कंडीशन मिल गया। अब हम लोग 5 लेते हैं, 5 लेते हैं तो 4 में से पी की जगह हमने 2 ऑलरेडी अभी ले रखा है, 5 लेते हैं तो 5 + 4 यहाँ से 9। ठीक है, 9 हमारा भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, 5 खत्म हो गया। 7 लेते हैं तो 4 + 7 यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या है, 2 वैल्यू आ चुका है। 13 लेते हैं तो 11 लेंगे अभी, तो 11 4 15, ये भी नहीं होगा। 13 लेंगे, 13 और 4 17, ये हो जाएगा। 4 + 13 यहाँ से क्या मिलेगा, 17, ये कंडीशन और आ चुका है। 4 + 13 के बाद और क्या लेते हैं हम लोग, 17 19 देख लेते हैं हम, और ये भी देखते हुए चलना है कि 30 से छोटा आना चाहिए। तो हम लोगों ने 4 लिया, 17 ले चुके हैं, अब 19 लेते हैं तो 19 और 4 23 हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाइड है। अगर हम लोग यहाँ पे अभी लेते हैं 23, ठीक है, 23 लेते हैं तो 4 + 23 ये कितना हो जाएगा, 27, ये भी सेटिस्फाइड है। और उसके बाद 31, ये तो 30 से ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा,
तो इतना कंडीशन अभी इसमें मिला है, जब हमने अभी पी का वैल्यू 2 ही लिया है। 1 2 3 4 5, 5 तो अभी है ही ऑप्शन में। अभी एक बार और देख लेते हैं ना। अब हम लोग यहाँ पे p के जगह पे 3 लेते हैं, p के जगह पे 3 लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 3 का स्क्वायर भाई 9 मिलेगा। अब 9 में से 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 आ चुका है, ये तो लेना नहीं है। 5 जोड़ेंगे 9 5 14, ये तो होगा नहीं। 7 लेंगे 16, ये भी होगा नहीं। 11 लेंगे 9, यानी ये चीज़ें हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, अब हम लोगों का सम संख्या मिल रहा है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर 5 ही होगा। 5 ही वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा एक बार अगर 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, फिर कोई नंबर को भी जोड़ते हैं ना, ठीक है, कोई नंबर को जोड़ते हैं तो कुछ संख्याएं अभाज्य नहीं बनेगी। अगर कोई अभाज्य बनती भी है तो वह 30 से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न है, मान लीजिए x जो है 0 और 1 के बीच है। x जो है यहाँ पे 0 और क्या है, 1 के बीच है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अच्छा कंडीशन दिया गया है x का स्क्वायर, ठीक है, किसके बड़े हैं, x के क्यूब के। अब हम लोगों को देखना है कि x की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच माइनस में भी होती है, तो माइनस की वैल्यू हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे रूट दिया गया है, तो हम लोग मान लेते हैं कि x की जगह पे 1/4, क्योंकि इसकी रूट आसानी से निकाला जा सकता है। चलिए इस पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, जब x की वैल्यू 1/4 रखेंगे तो 1/16 हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन भी हो जाएगा 1/ किससे, 4 का क्यूब 64। तो पहला तो सही है। अब दूसरे में देख लेते हैं 1/4, ठीक है, और इसका रूट कितना हो जाएगा 1/2, ये तो गलत है। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। पहला यहाँ पे क्या है, सही है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला चलते हैं। मान लीजिए पी क्यू आर कोई 3 अंकों वाली संख्या है, पीपीटी कोई 3 अंकों वाली संख्या है, और पी एस कोई 2 अंकों वाली संख्या है, जहां पी क्यू आर एस टी भिन्न शून्यतर अंक हैं। इसके अतिरिक्त ये कंडीशन दिया गया, चुपचाप इसी को उठा लेना है, बाकी इस पर ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है पी क्यू और आर, ठीक है भाई। इसमें से पी और एस को माइनस किया जा रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, डबल पी और टी, इतना मिल रहा है। यदि Q के जगह पे 3 रखा गया, यहाँ पे बता दिया गया है कि Q के जगह पे 3 ही पुट करना है, और T जो है यहाँ पे क्या है, 6 से छोटा है। T की जो वैल्यू है यहाँ पे 6 से छोटा है, तो R और S की मान संभव है। अब बताइए यहाँ पे 3 तो आ चुका है, Q के जगह पे 3 तो आ चुका है, ठीक है, 3 तो आ चुका है। और अब हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू को आगे की ओर चलना है। और एक चीज़ और भी बताया गया होगा, ठीक है, इतना है। अच्छा P के जगह पे क्या हम 0 रख सकते हैं। अगर हम लोग 0 रखेंगे तो फिर ये 3 अंकों वाली संख्या तो बनेगी नहीं, ये तो कंफर्म हो गई बात। तो P के जगह पे हम लोग 1 रख लेंगे, तो यहाँ पे भी 1 मिलेगा, यहाँ पे भी 1 मिलेगा। अब यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ये भी P है। अब इन दोनों में कंडीशन बचा है R, S और T को लेकर के, ठीक है, R, S और T। जब P हमारा कंफर्म हो गया, Q हमारा 3 आ चुका है, और T की वैल्यू जो है 6 से कम रखना है, 6 से कम आना चाहिए, ये कंडीशन है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि R की वैल्यू पहले हम लोग 9 रख लेते हैं, ठीक है। अगर R की वैल्यू हम लोग 9 रखते हैं और S की वैल्यू 2 रख लेते हैं, तो 9 में से 2 चला गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 7। क्या मिलेगा, 7, ठीक है। संभव संख्या क्या है, तो यहाँ पे कहा गया T जो है 6 से छोटा आना चाहिए। T यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। अगला देख लेते हैं, 8 और 2 रख लेंगे। 8 और 2 रखेंगे तो फिर हमें ये 6 मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा हमारा कंडीशन। 7 और क्या रख लेंगे यहाँ पे, 5। 7 और 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4, और 4 रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो एक कंडीशन आ चुका है, एक कंडीशन आ चुका है। अगला देख लेंगे, 7 रख लिया हमने। अब यहाँ पे देखेंगे 6 रख लेते हैं, ठीक है, 6 और 4, अभी 4 भी रिपीट नहीं किया जा रहा है इसमें से, 6 में से 4 चला गया, 2 आ चुका है, क्या कहाँ पे, नहीं आया है, तो एक कंडीशन तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देख लेंगे 5 रख लेते हैं, ठीक है, और 4 भी रख लेंगे, 4 भी नहीं रखा गया है क्योंकि 1 ही और 3 आ चुका है,
5 में से 4 चला गया, 1, ये भी सेटिस्फाइड है। सॉरी, 1 तो आ चुका है तो ये हमारा होगा नहीं, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या क्या रख सकते हैं, 4 और 2 रख सकते हैं। 4 और 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, ये सेटिस्फाइड है। और क्या क्या रख सकते हैं, 8 में से अगर हम लोग यहाँ पे 8 5 भी रख सकते थे तो 3 मिलता, तो क्यू तो आ चुका है। तो 1 2 3, कितनी, 1 2 3, 3 वैल्यू यहाँ पे क्या था, संभव था। ठीक है, 3 वैल्यू यहाँ पे क्या है, हमारा संभव है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किन्हीं दो घनपूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 10 है। इन दो संख्याओं के बीच